क्या अमित शाह द्वारा बोला गया बाबा साहब पर एक वाक्य पूरे विपक्ष को एक ऐसा मौका दे गया जो उसे वो भुनाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे? और भारतीय जनता पार्टी धक्के मुक्के एफआईआर, राहुल गांधी हमला कर दिए और उसके बाद से लेकर कई मुद्दों में भटकाना चाहती थी, वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इधर विपक्षी दलों में से सभी दलों ने या तो सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया है या उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, अपनी बात वापस नहीं लेते हैं, तो वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। उसी बीच में ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर मनुस्मृति बनाम संविधान की बहस छिड़ गई है और लोग यह देखने और कहने लगे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से संविधान को खतरा है। ये पूरी भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ है। आज की वीडियो में विस्तार से इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो सदन में अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान जब बोला कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है, इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो सातों जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। ये जिस टोन में बोला गया वाक्य है, जिस तरीके से बोला गया वाक्य है, इस वाक्य ने इस देश के उन लाखों करोड़ों अंबेडकर के चाहने वालों को यह संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। और यह बात केवल विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रही, यह बात आम जनता तक पहुंच गई और लोग यह बात लिखने लगे कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अमित शाह जी ने, तो उन्होंने न तो माफी मांगी, न खेद प्रकट किया, न कोई बहुत खास स्पष्टीकरण दिया। वो ये साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा खपाते गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषित अघोषित प्रवक्ताओं के जरिए यही करने की कोशिश करने लगी कि अंबेडकर का अपमान भाजपा नहीं कर रही, कांग्रेस ने किया, सपा ने किया, इतिहास में देखो क्या हुआ, लेकिन वर्तमान पर न उन्होंने माफी मांगी न कुछ किया। इन सारे प्रकरणों के बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाकायदे इस देश में आजादी के बाद भले वो सम्मान न मिला हो, उनका समग्र प्रकाशन 1980 में आया। हम लोग देश भर में ये बात आज से नहीं कई वर्षों से कह रहे हैं कि इस देश के सबसे बड़े समानता व न्याय के आइकॉन अगर कोई हैं, भारत के संविधान के सबसे बड़े शिल्पकार अगर कोई हैं, मानववादी विचारों के सबसे बड़े प्रकाश पुंज अगर कोई हैं, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार, वंचितों के अधिकार, किसानों मजदूरों को उनका हक दिलाने का जो एक मुश्त एक बड़ा प्रतीक अगर कोई बन के उभरा, तो उस नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि 2024 के चुनाव में संविधान विरोधी होने का जो ठप्पा उन पर लग गया, जिसका अतीत पुराना है, संविधान बनने के तुरंत बाद से आरएसएस ने कैसे अंबेडकर का विरोध किया, हिंदू कोड बिल जब अंबेडकर लाना चाह रहे थे तो कैसे उस हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों में सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस और उनके लोगों की थी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाया, उनका विरोध किया। वो संविधान को भारतीय संस्कृति और चेतना का वाहक नहीं मानते थे, इसलिए उसका विरोध करते थे और वो मनुस्मृति को कहते थे कि इसमें से तो कुछ लिया ही नहीं गया।
और ये बात 1948, 1949, 1952 और उसके बाद 1982, 1992, 93, 2001, 2005, 2019, 18 और उससे होते होते 2024 तक आई है। यानी लगातार जिस एक पार्टी, एक विचारधारा के ऊपर यह आरोप लगता रहा कि आपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर कभी भी राजनीति नहीं की है, आपने संविधान को स्वीकार नहीं किया, आप लगातार मनुस्मृति के पक्ष में बोलने वाले लोग रहे, और जो लोग मनुस्मृति के पक्ष में हैं वो सारे भाजपा को आज वोट देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार आरएसएस का है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं का वर्चस्व होना चाहिए, पितृभूमि, और गोडसे से लेकर सावरकर तक सारे विचारक इसी बात को कहते थे। लेकिन अंबेडकर के विचार, दर्शन और चेतना इसके ठीक विपरीत थी। वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी विचार वाले सावरकर, गोलवलकर, हेडगवार ने अपनी पूरी लेखनी में एक वाक्य भी कहीं नहीं लिखा कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए या खराब है। फिर दोनों एक कैसे हो सकते? वो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आज अंबेडकर ने 1940 के पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में साफ लिख दिया कि हिंदू राष्ट्र अगर हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा और अभिशाप है, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इतनी साफ चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने और दूसरी किसी बात के लिए नहीं दिया। फिर ये आरएसएस और अंबेडकर का कहीं मेल ही नहीं खाता। वो बीजेपी आज चाहती है कि अंबेडकर के खिलाफ चुनाव कौन लड़ा, अंबेडकर का विरोध किसने किया, अंबेडकर ने पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे दिया, कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। इन बातों को गिना करके वो प्रो अंबेडकर यानी प्रो सोशल जस्टिस अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब केवल ये बात विपक्षी दलों तक नहीं रही, वो तो जनता तक पहुंच गई और वो इस बात को लेकर सड़कों पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण खत्म करने वाले आप लोग हैं। आप हिंदू के नाम पर गोलबंद तो करते रहे, लेकिन कभी भी हिंदूवादी किसी भी संगठन ने यह नहीं कोशिश की कि जाति व्यवस्था के नाम पर देश के विश्वविद्यालयों में, न्यायपालिका में और ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, बिजनेस व्यापार में, जमीन के मालिकाना हक में, शिक्षा में, रोजगार में जो गैर बराबरी इस देश में है वो खत्म हो। कभी भी उन्होंने इस तरह की कोई ठोस कोशिश नहीं की। उल्टे आज 2024 में सबसे बड़ा विमर्श यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही लेटरल एंट्री कर रही है, एनएफएस कर रही है, सबसे तेजी से निजीकरण कर रही है ताकि संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर नौकरियां हों और आरक्षण खत्म हो जाए। वो आरक्षण लाभार्थी समूहों के क्षेत्र को बहुत संकुचित कर चुकी है। वो प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक इनका नाम गिनवाती है कि देखो कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी को हमने सम्मान दिया। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई, नेता बनने की लड़ाई तो थी ही नहीं, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई 90% कमेरा, मेहनतकश, वंचित, शोषित आवाम को देश चलाने के हर एक संस्थान में 90% पहुंचाने की लड़ाई थी। लेकिन भाजपा यह आंकड़ा कभी जारी नहीं करती, जाति जनगणना देती नहीं, और उस तरह के मामलों में उसकी छवि लगातार संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी होने की बन चुकी थी। इसीलिए जब अमित शाह जी ने यह वाक्य बोला तो यह एक सामान्य वाक्य की तरह रहा ही नहीं। इसलिए लाजमी था कि वह सारे दल जो आज जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध क्यों किया, और आज चाहे संसद भवन के गलियारे में संविधान के सामने मनुस्मृति को दिखाकर राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि आप तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कई भाषणों में इस बात का जिक्र कर दिया कि एक मनु महाराज थे जिन्होंने ये सब गड़बड़ कर दिया। अपने इंटरव्यू में, अपने भाषणों में अखिलेश यादव ये बोलते नजर आए कि मनु के नाम पर जो मनुस्मृति की व्यवस्था है वो संविधान विरोधी है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसे नहीं मानते।
आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा। कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है। मैंने किसी को नहीं बांटा। मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आधे अधूरे पीछे रह गए लोग, उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहा हूं। और हम में से तो वो लोग हैं जिनके जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलाई होती है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बनती है कि हम तमाम अपने पीडीए परिवार के लोगों को न्याय दिलाएं, उनको मान सम्मान दिला करके समाज में आगे बढ़ाएं। आज मनुस्मृति को लेकर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता, जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर प्रियंका भारती एक टीवी डिबेट में मनुस्मृति की प्रतियों को फाड़ती हैं, तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हो जाता है कि आपने हमारे धार्मिक ग्रंथ को फाड़ दिया। जबकि देश के जो भी थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ये जानते हैं कि मनुस्मृति हो सकता है किसी के लिए धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए उसमें बहुत खराब बातें लिखी हैं। उसके लिए मैं कई आर्टिकल आपके सामने पेश कर सकता हूं जिसके जरिए आप ये पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति सीधे पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। असूर्यम पश्या से लेकर महिलाओं को पिता, पुत्र और पति के अधीन कैसे रहना चाहिए, महिलाओं को क्या क्या अधिकार नहीं मिलेंगे, उसका विस्तार से महिला विरोधी तमाम बातों का जिक्र उस संहिता यानी मनुस्मृति में दर्ज है। तो एक महिला आज मनुस्मृति को क्यों न फाड़े और जलाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तकरीबन 100 साल पहले ही मनुस्मृति का दहन कर दिया था। 25 दिसंबर वो तारीख आ रही है जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहब जैसा विद्वान, इतनी डिग्रियां, इतना लिखने वाले, उन्होंने एक किताब को चुना जिसे जलाया। तो इस बात को सोचना होगा, जो आज अंबेडकर को नायक मान करके बीजेपी कह रही है कि वो उनका सम्मान कर रही है, उसे ये बात का जवाब देना चाहिए कि वो मनुस्मृति के जलाए जाने पर क्या करती है। बाबा साहब ने बहुत सोच विचार कर उसे जलाया होगा। वो एक राजनैतिक रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन था। शूद्रों को क्या क्या अधिकार नहीं मिलेंगे, शूद्रों को समाज में कैसे रहना है, किस सजा पर उन्हें क्या दंड मिलेगा, किसके बराबर शूद्र बैठ गए तो उन्हें कौन सी सजा मिलेगी, उन्हें शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी, उनका काम कैसे बटा हुआ है। मनुस्मृति इतनी अमानवीय ग्रंथ है और उसको लेकर के प्रियंका भारती से ट्रोल किया गया। आज इस देश में बीजेपी बुरे फंस गई है कि वो मनुस्मृति का विरोध कैसे करे, क्योंकि आरएसएस और उसका मूल विचार कमोबेश उसी के इर्द गिर्द जाता है। और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्ष लामबंद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि आगामी 23-24 दिसंबर तक, 22-23-24 दिसंबर तक पूरे देश में वो अलग अलग कार्यक्रमों के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथित अपमान करने पर विरोध प्रदर्शन करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई हिस्सों से इसकी तस्वीरें आई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सदन में जो विरोध किया, उससे ज्यादा विरोध अब वो उत्तर प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालय पर कर रही है। और वो लगातार उसके सांसद, विधायक ऐतिहासिक जय भीम के नारे गूंजते हुए उत्तर प्रदेश तक हर एक जगह पर विरोध प्रदर्शन सड़क पर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। और आज ये खबर भी आई कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी ने यह ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग देश भर के जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी द्वारा बोले गए वाक्य का विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कई बार विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने की बात पर जोर शोर से कई तरह की एक फेलोशिप, स्कॉलरशिप योजना भी लागू की। उन्होंने ये भी कहा कि ये अपमान हम भूलने नहीं देंगे, हम लगातार इस सवाल को और उठाएंगे। और उसके बाद
अब पूरे देश में यह बात हो रही है। जब बहुजन समाज पार्टी, जो कमोबेश इस मामले पर चुप रहती है, आदरणीय मायावती जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने भी बीजेपी के साथ कांग्रेस को और सपा को घेरने में ऊर्जा खर्च की, लेकिन जब वो दिख रहा है कि जनता नाराज है तो उन्होंने ये कहा कि भाई गृह मंत्री को अपना शब्द वापस तो लेना होगा। तो आप देखें कि कहां इंडिया ब्लॉक, पूरा इंडिया ब्लॉक अब यह भी इंतजार कर रहा है कि नीतीश जी क्या करेंगे इस पर। वो समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले हैं नीतीश जी, वो एक अच्छे बड़े सेकुलर डेमोक्रेटिक लीडर रहे हैं, वो चुप हैं। चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। क्या ऐसे में यह मनुस्मृति बनाम संविधान की बहस अब तेज होती जा रही है? क्या इस बहस में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर चुकी है? और अगर पूरा इंडिया ब्लॉक सड़क पर उतर रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अगर आंदोलन करने जा रही है, समाजवादी पार्टी यूपी से लेकर दिल्ली तक हर जगह बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर सड़क पर उतर रही है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क पर उतरने को हैं, दक्षिण भारत की कई पार्टियां सड़क पर उतरने को हैं, बहुजन समाज के तमाम क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, संगठन के लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि बाबा साहब का सम्मान अगर कोई न कर सके तो क्या उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए वो आवाज भी नहीं उठाएंगे? यह चेतना गांव तक पहुंच रही है। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि अब क्या गृहमंत्री अमित शाह जीवन में पहली बार माफी मांगेंगे? क्या वो देख सकते हैं कि उनका 2029 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना यह एक वाक्य कहीं चकनाचूर तो नहीं कर देगा? लेकिन लोग ये मानते हैं कि भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगने के मूड में नहीं दिख रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए और वो जाकर उन मुस्लिम देशों के बड़े बड़े नेताओं से गलबहियां करते हुए नजर आए और भारत में अभी हिंदू मुसलमान का कोई नैरेटिव भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय और अंबेडकर का नैरेटिव तो मानवता का नैरेटिव है, वो किसी के खिलाफ नहीं जाता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बुरे फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण से निकलने में अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा? ऐसे में क्या विपक्ष इस मौके को पूरी भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने में कामयाबी के तौर पर देखेगा? आने वाले समय में इसका विश्लेषण करेंगे। आप अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।